हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार रंजन। आज हम बात करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं आज और उनको सॉल्व करेंगे। बट उसके पहले मैं तुम्हें थोड़ा बेसिक रिवाइज करवा देता हूं और जैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं वैसा ही रिवाइज करवाऊंगा ताकि तुम तुरंत और हम भी तुरंत तुरंत वो क्वेश्चंस निपटाते जाएं। ठीक है बच्चे? तो चलो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास कंसेप्ट होता है वो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। देखो, मान लो कि कोई चार्ज है, वो चार्ज के तुमको पता है ना, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रही होती है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बात करें बच्चे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू कांस्टेंट आएगी। कितना आएगी? KQ/R²। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी तो सेम आएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी? KQ/R। तो अगर हम किसी एक पॉइंट में बात करें तो हम बोल सकते हैं सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर V आ रहा है, तो यहाँ पर भी V आ रहा है, यहाँ पर भी V आ रहा है, यहाँ पर भी V आ रहा है, और उस V का वैल्यू कितना है? उस V का वैल्यू है KQ/R है। तो जब तक ये R और Q सेम रहेगा तो ये पूरा का पूरा जो सरफेस हमने देख रहे हैं वो सेम ही पोटेंशियल पे रहेगा। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कौन सा? मान लो कुछ और दूसरा डिस्टेंस पे चले आते हैं, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, लेकिन ये दोनों आपस में इक्विपोटेंशियल नहीं है, अलग अलग इक्विपोटेंशियल हैं। तो ये मान लो वी डैश बोल लो, तो इसको भी वी डैश बोल लो, इसको भी वी डैश बोल लो, इसको भी वी डैश बोल लो। इक्विपोटेंशियल ये आपस में है। अब सुनो मेरी दूसरी बात। तुमको पता है ना कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल होता है। अगर हम इन्फिनिटी से कभी किसी चार्ज को यहाँ पर ले आए किसी पॉइंट ए पर, तो पोटेंशियल एट ए क्या हो जाता है? वी ए हो जाता है। उस वी ए का वैल्यू क्या होता है? उस वी का वैल्यू बेसिकली तुम ये बोल सकते हो ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हम बात कर सकते हैं कि जो हमारा, अगर हम मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर अगर हम आ रहे हैं, मान लो ये हमारा पॉइंट ए है, यहाँ तक तो आ गए थे ना, अब बी पर आ रहे हैं, ये पॉइंट बी है, तो वी बी पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में वर्क डन कितना करना पड़ेगा? तो हम इसको लिखेंगे वर्क डन ए से बी पे आए हैं ना, ए टू बी, वर्क डन ए टू बी। ठीक है, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसको लाए हैं? कोई चार्ज को लाए हैं यहां से यहां तक, ये क्या हो जाएगा? ये दो पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो किसमें से किसको घटाएंगे? ए से बी को नहीं, बी से ए को। बी पर ज्यादा पोटेंशियल होता है, बी से ए को घटाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर ए से बी लिखा हुआ है, वहां बी से ए घटाओगे। खैर, अब देख बच्चा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जितना ज्यादा इधर ला रहे हैं ना, उतना ज्यादा हमारा एनर्जी, एक्सटर्नल जो फैक्टर, उसका एनर्जी बर्बाद हो रहा है और वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितना हम पास जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ऐसे भी हमको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, तुम थोड़ा सा याद हो कि पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीज होता है। ठीक है, चलो, तो ये वाला बात ध्यान रखना फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, दूसरी बात है कि जो हमारे सामने आएगी वो है कि भाई हम अगर एक ही सरफेस के ऊपर चलते रहें तो हमारा पोटेंशियल तो चेंज ही नहीं होगा अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो। लेकिन अगर हम ऐसा देखो तो यहां से चलें, ऐसे से घूम घाम के यहां पर फिर से पहुंच जाएं, पहला। दूसरा, ऐसे चल के यहां पे पहुंच जाएं। तीसरा, 4 राउंड लगा लें या फिर एक राउंड यहां चल के पहुंच जाए फिर से। फिर ऐसे हर केस में तुम जहां से चल रहे हो जिस पोटेंशियल के साथ, उसी पोटेंशियल पे तो पहुंच जा रहे हो। तो ये जो सिचुएशन बना, ये इक्वल पोटेंशियल वाला सिचुएशन बना। ये तुमको बता रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो अगर तुम ये जानते हो कि भाई वर्क डन पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, अगर एक पॉइंट से, इन्फिनिटी से नहीं, इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल 0 होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम ले आए तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर क्या हो जाएगा? डेल्टा वी, जिसको क्या कहेंगे? v माइनस वी इक्वल टू 0। मतलब कि वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। इसीलिए
इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन 0 होता है। अगर हम लोग इक्वी पोटेंशियल पे घूमते रहें तब तो 0 होगा ही होगा, और अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आ जाएं, रास्ता कुछ भी ले लें, तो भी वर्क डन 0 ही होगा। ठीक है। अच्छा देखो, तुम एक छोटा सा बात याद रखो, ये अर्थ भी ना, मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अब अर्थ पे तुम ऐसे मूव कर देते हो तो एम, जब तक ऊपर नहीं जाओगे तब तक mgh बढ़ेगा यार। एक ही जगह पे स्लाइड करते रहोगे या फिर ऊपर उठे नीचे गिरे तो -mgh प्लस mgh करके क्या फिर से 0 हो जाता है ना। वही वही हो रहा है यहाँ पर भी, ग्रेविटेशन वाला ही कंसेप्ट है। जो खैर अब देखते हैं बच्चे, इसको हटाया जाए। एक कंसेप्ट ये था इक्विपोटेंशियल का। दूसरा कंसेप्ट आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट। पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या देखने को मिलता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट में तुम देखते हो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में ना एक रिलेशन होता है, E = -dV/dr। ठीक है। अब इसका अलग अलग फॉर्म होता है। पहले तो ये समझो कि बता क्या रहा है कि तुम यहाँ पर कोई सोर्स चार्ज रखे हुए थे और सोर्स चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट कर रहा था इस डायरेक्शन में, और हर डायरेक्शन में इमिट कर रहा है, तुम उसके अगेंस्ट आ रहे हो। तुम उसके अगेंस्ट कोई चार्ज लेकर के आ रहे हो, मान लो ये चार्ज लेकर के तुम इन्फिनिटी से ही आ रहे हो, बहुत दूर से आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो इधर, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, पहली बात। ठीक है। अब ताकत लगाना पड़ेगा, तुम्हारा एनर्जी खत्म होगा तो इस चार्ज में या फिर इस सिस्टम में एनर्जी स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा इस सिस्टम का। ठीक है। और पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तुम वर्क डन ज्यादा कर रहे हो ना, लगातार 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 तुम वर्क डन करते जा रहे हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज जब बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। इस डायरेक्शन में आओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा बच्चा। और ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है? ये तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ही सेम डायरेक्शन में चले तो पोटेंशियल घट जाता है। यही माइनस साइन बता रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो उधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, फाइनली 0 हो तो जाता है भैया, फाइनली 0 हो तो जाता है। क्या दिक्कत है? समझ गए? चलो सर ठीक है, ये समझ गए हम लोग। अब देख बच्चा, ये तो समझे तुम, दूसरी बात सीखो। दूसरी बात ये है कि सर एक और फॉर्मूला पढ़ा था, इसका अलग अलग सा टाइप था, E = अब होता क्या है ना कि V एज अ फंक्शन ऑफ कभी कभी x y z दिया रहेगा, मतलब V = 6xy - 2zx कुछ भी दे सकता है। ठीक है। तो इसको हम लोग अब कुछ भी क्यों दे रहा है पहले समझो, क्योंकि भाई स्पेस में किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल हो सकता है ना, एक्स वाई जेड कोई एक्सिस पे किसी पॉइंट में पोटेंशियल हो सकता है एक्स, तो ऐसा कुछ तुमको वेरी करता हुआ दिखा रहा है फंक्शन। तो अब देखो इसमें हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाते हैं, क्योंकि 3 वेरिएबल आ गया तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक को डिफरेंशिएट करेंगे बाकी 2 को कांस्टेंट रखेंगे, फिर दूसरे बार दूसरे का नंबर आएगा बाकी 2 कांस्टेंट, फिर तीसरे बार तीसरे का नंबर आएगा बाकी 2 कांस्टेंट, कुछ इस तरह से डेल v बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल v बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल v बाई डेल जेड के कैप, इस तरह से आता है। ठीक है। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करना सीख लेंगे, सवाल के दौरान तुमको बताऊंगा, कुछ होता नहीं है, वही एक को कांस्टेंट रखो, है ना, मतलब एक को डिफ्रेंशिएट करो और बाकी जो भी हैं उनको कांस्टेंट रख सकते हो। तो ये चीज़ आ गया सिचुएशन हमारे पास। ठीक है। ये क्या है बेसिकली, ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं EX का I कंपोनेंट EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप। चलो अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है बच्चा। चलो अब देखो एक दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो होता है, अब है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानना। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी तो होता ही है, कि Q1 Q2 बाई R होता है ये। और इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को? तुम देखो कि इन्फिनिटी पे चार्जेस वगैरह रखे हुए थे तो एनर्जी वगैरह नहीं था, इनको पास लाने में बहुत ताकत लगा होगा, वो ताकत इस कॉन्फ़िगरेशन में स्टोर हो गया है। चार्जेज हैं ये कॉन्फ़िगरेशन में स्टोर हो गया है,
इसी कॉन्फ़िगरेशन में जो एनर्जी स्टोर रहती है ना, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 3 चार्जेस तो पूरे सिस्टम का आएगा। तो यहाँ पर हम लोग पेयर बनाते हैं। मान लो कि हमारे पास ऐसे दे रखा है, ये सिचुएशन दे रखा है, एक है Q1 Q2 Q3 दे रखा है। तो कितना पेयर बनेगा, तो तुम गिन सकते हो, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, और तो कोई पॉसिबल नहीं है। ऐसा एक नियम भी होता है, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। देखो 3 आएगा, 3 माइनस वन बाई टू, तो ये कितना हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया। अब देखो बच्चा, दूसरी बात यह है कि इसको कैसे यूज करते हैं। इसको k लिखो, Q1 Q2 बाई आर प्लस के Q2 Q3 बाई आर, मतलब ये r, ये r, और ये एक और क्या हो जाएगा, k Q3 Q1 बाई आर। तो ये तुमको पता है, ठीक है। अब देखो पॉइंट आती है कि 4 चार्जेज होगा तो क्या होगा। जब 4 चार्जेज होंगे ना, तो कितना पेयर आएगा, 4 पेयर नहीं आएगा। देखो n इंटू एन माइनस वन बाई टू करो, 4 इंटू फोर माइनस वन बाई टू करो, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 इंटू थ्री इक्वल टू 6 हो गया, 6 आ जाएगा। तो कैसे 6 आया यार, 6 सर ऐसे आया कि आपने ये वाला जो था, ये वाला और ये वाला, ये 2 और आते हैं सर, ठीक है। ये तो चलो ठीक था, इनका भी तो पेयर बनेगा, तो 6 हो जाएगा, 4 साइड के लॉन्ग और 2 डायगोनल्स के लॉन्ग, ठीक है। अब देखो दूसरी बात ये है हमारे सामने कि अगर हमसे पूछा जाए कि भाई पोटेंशियल सिस्टम का निकालो, तो ठीक है, हमको पेयर लेना पड़ेगा। लेकिन हमसे बोला जाए कोई एक चार्ज है और उसके चारों तरफ और चार्जेज हैं फैले हुए, अब हमको केवल इस क्यू डैश के कारण या क्यू डैश का पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो हम सब सिस्टम को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कितना पेयर बनेगा, ठीक है। हम बस ये देखेंगे कि ये किससे किससे कनेक्टेड है, ये दोनों का आपस में कोई है मतलब नहीं हमको, ठीक है। हमको केवल इसका पूछा हुआ है, तो हम ये ध्यान दे देंगे। तो इसके साथ सारा का सारा हम एडिशन करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे इसका हमको, ठीक है। पूरा का पूरा ये बात है। दूसरी बात, अब हम लोग थोड़ा सा अप्रोच लगा सकते हैं आगे की तरफ, सॉल्व करते हैं। बाकी जो डिस्कशंस है वो तुमको क्वेश्चंस में ही मिल जाएगा, तुम भी क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आओ पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है, इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। भाई एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ताकत लगेगा ना जिलाने में, रिपल्सन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकत लगेगा तो ताकत कहाँ जाएगा, इसमें इंक्रीज करवा देगा, इसी का तो एनर्जी बनेगा, वो तो इंक्रीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Identical charges minus q are placed at each corner of a cube of side B. Then electrostatic potential energy of charge plus q which is placed at the center of the cube. तो तुमसे बोल रहा है कि हमारे पास एक क्यूब है जिसके सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और चारों तरफ माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो हमारा एक क्यूब बना लेते हैं, ये क्यूब है हमारे पास, और ये क्यूब का हर तरफ तुम ऐसा समझो कि चार्ज तो बराबर है, बस यहाँ पे प्लस रखा हुआ है, इधर सब हर तरफ माइनस 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 रखा हुआ है। तो भाई कितने सारे ऐसे चार्ज हो गए, सब तो साइमेट्री रहेगा। इस सिस्टम का नहीं बोल रहा है, ये किसी एक चार्ज हमको प्लस क्यू के कारण निकालने बोल रहा है। तो 8 इस तरह से पेयर बनेगा, क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 लिख लेंगे पहली बात, तो 8 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, के Q1 Q2 बाई आर, तो के का वैल्यू क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया के Q1 Q2 में, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक साइन भी माइनस का आ जाएगा, Q1 Q2। और आर को क्या लिखेंगे, आर मतलब डायगोनल ऑफ द क्यूब डिवाइडेड बाई 2। तो आर नीचे डायगोनल ऑफ द क्यूब कितना होता है, √3। अगर ये बी है तो तुम √3 टाइम्स ऑफ बी हो जाएगा, क्योंकि तुम देखो एक्चुअली क्या होता है, रूट अंडर मान लो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा IJK, याद आया कुछ। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो होता है, तो ABC। तो ऐसा करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, 3B स्क्वायर, और ये हो जाएगा B√3। तो ये हो गया क्यूब का डायगोनल, क्योंकि इधर गए और फिर ऊपर गए, तो I कैप J कैप K कैप ऐसे करके हम लोग ये जो वेक्टर है उसको निकाल सकते हैं, रूट अंडर
है ना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। खैर अब ये हम देख सकते हैं, ये आ गया, इसका बाय 2 भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, b√3 डिवाइडेड बाई 2 चाहिए r की जगह पर। क्यों, क्योंकि आधा ही डिस्टेंस है ना ये यहाँ से यहाँ तक। तो नीचे में लिखना है b√3 डिवाइडेड बाई 2, तो ऊपर चला जाएगा 2, ये इसको कैंसिल कर देगा तो ये हो जाएगा 2, ऊपर में आ जाएगा 4, -4 आ गया, q² आ गया, पाई एप्सिलॉन नॉट b√3 आ गया। ऑप्शन मैच करो, ठीक है, ये काम हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। टू चार्जेज प्लस Q1 प्लस Q2 है, आर प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट एज शोन इन द फिगर। द थर्ड चार्ज Q3 इज मूव्ड अलोंग द आर्क ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर C to D। द चेंज इन पोटेंशियल। देखो बच्चा, अब हम बताया था ना कि कोई चार्ज अगर यहाँ से वहाँ जा रहा है तो उसका ही एनर्जी अगर हमसे पूछा जाए तो हम उसको काउंट करेंगे। पहली बात तो ये बताया था मैंने। और दूसरी बात ये है कि तुम एक चीज़ को देखो, इस क्वेश्चन में ये चार्ज यहाँ से आ रहा है, इसमें पहले से यहाँ पे एनर्जी होगा ना, और ये चार्ज जब यहाँ पर आ जाएगा तो इन दोनों के बीच एनर्जी चेंज हो जाएगा क्या? नहीं सर, पहले भी 40 था, अभी भी 40 के रेडियस पे घूम के आया है ये, तो अभी भी तो सेम ही रहेगा। तो जो Q1 के कारण कोई अंतर नहीं आ रहा है। दूसरी बात देखो कि ये Q2 जो है वो पहले यहाँ से Q3 से कनेक्ट हो रहा है, अब Q3 यहाँ पर आ जाएगा आफ्टर सम टाइम, तो Q3 से यहाँ से कनेक्ट होगा, मतलब Q3 का और Q2 के बीच में जो चेंज आ रहा है ना, वही सिस्टम में चेंज है। तो इसको बना सकते हैं, क्या लिख लेते हैं, एक में से दूसरे को घटा दो, तो ये कितना हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो जाएगा 0.5, क्योंकि है ना ये 0.3 मीटर है, 0.4 मीटर है, तो 0.5 मीटर हो गया। और ये कितना हो जाएगा, ये 40 है ना पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, क्योंकि ये 30 से या फिर 0.3 से माइनस करेंगे। तो अब हमको करना क्या है, दो पोटेंशियल एनर्जी को घटा देते हैं। के पहले तो लिख देते हैं, घटाना है के 4πε Q1 Q2, मतलब Q3 और Q2 को मल्टीप्लाई कर दो, Q3 Q2, और के Q1 Q2 बाई आर। तो एक बार में 1/0.1 लिख लो, एक बार में क्या लिखोगे 0.5 लिखोगे, ठीक है। अब ये 10 ऊपर चला आएगा, 10 बाहर भी रख सकते हो, तो क्या हो जाएगा Q3 Q2 और 4πε0, और यहाँ 10 आ गया वापस ऐसा, और ये क्या हो जाएगा 1 - 1/5, तो हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 8 टाइम्स में जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा। अब तुमको एक क्वेश्चन में बोल रखा है कि आप जो हैं वो इस चीज़ को Q3 4πε0 को Q3 4πε0 को कुछ अलग सा के मान लीजिए, बाकी जो बचेगा उसका आंसर बताइए। तो बाकी क्या बच गया, Q2 × 8 बच गया। आगे बढ़ते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्वेश्चन है, हमसे बोल रहा है चार्जेज Q + Q एंड -Q और प्लेस्ड एट पॉइंट A। तो ये +Q यहाँ रखा हुआ है, -Q B पर रखा हुआ है। विच आर एट डिस्टेंस ऑफ 2L अपार्ट। तो जो डिस्टेंस है ना कितना दूर है, 2L अपार्ट है, तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक 2L है, मतलब ये L होगा और ये L होगा और ये भी L होगा। तो सारा डिस्टेंस जो है, तो बेसिकली ये 2L अपार्ट है, तो ये जो मैंने बनाया 3L हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2L था, और ये कितना हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ठीक है। ये भी पूरा का पूरा L ही चल रहा है, एक रेडियस की तरह से ही चलता रहेगा L L L। तो देखो बच्चे, हमसे पूछ रहा है कि द वर्क डन इन मूविंग है +Q CRD। तो एक +Q चार्ज है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, +Q कैपिटल Q, इसको CRD के लॉन्ग मूव करने में कितना हमारा वर्क डन हुआ। तो पहली बात कि -Q के करस्पॉन्डिंग तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया ये, तो -Q ने तो कोई वर्क डन नहीं किया, करेगा कौन, केवल +Q करेगा। +Q पहले L पे रखा हुआ था, फिर वो 3L पे चला गया, ठीक है। हमसे बोल रहा है कि वर्क डन इन मूविंग चार्ज अलोंग CRD। तो पहले हमको पूछ रहा है कि वर्क डन C से D पे बताओ बेसिकली, तो C to D पूछा है, तो इसका जो फॉर्मूला हम लिखेंगे वो लिखेंगे चार्ज तो लिखेंगे Q टेस्ट चार्ज, पोटेंशियल D - C करना पड़ेगा उल्टा, ये बताया था ना। अब देखो पोटेंशियल D - C तो Q लिख तो लेते हैं हम लोग, और पोटेंशियल क्या होता है,
क्यू बाई आर, तो के को तो ऐसे लिख लेते हैं, के हो गया ऐसा, ये हो गया के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक क्यू आ गया, क्यू कौन सा आएगा, ये सोर्स वाला के क्यू बाई आर, आर में क्या लिखेंगे, डी के लिए देखो तो डी के लिए अगर हमको लिखना होगा तो 3L लिखना पड़ेगा, 1/3L, तो L भी हम कॉमन ले लेते हैं, एक में 1/3 लिखना पड़ेगा, एक में 1 लिखना पड़ेगा, तो -2/3 आ गया, तो -2/3 को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर ऐसा, क्यू क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक माइनस तो आ ही रहा है और एक L आ रहा है, और ये हो गया 2/3, तो इसमें क्या लिख सकते हैं फाइनली, ये 2 से 2 ऐसा 4 करके 6 हो गया, तो -QQ बाई ये हो गया नीचे में 6 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये L हो गया। तो हम देखें अगर, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ये वाला। आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस का मिस्टेक हो सकता है, आप देख लो। बोल रखा है कि 3 चार्जेज प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट अ कॉर्नर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्लस क्यू रखा हुआ है, सिमेट्री है पूरा, और बी सी एंड ए सी इज इक्वल टू 2A, बी सी भी 2A है और ए सी भी 2A है, ठीक है। उसके बाद बोल रखा है डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड सी ए, तो 2A और 2A का मिड पॉइंट ऐसा दे रखा है। द वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम डी टू ई, डी से ई ले जाने पे वर्क डन कितना लगेगा। देखो बच्चा, फिर से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ पर पोटेंशियल होगा, क्योंकि साइमेट्रिसिटी है पूरा का पूरा। यहाँ पर भी कौन कौन से पेयर इन्वॉल्व हो रहे हैं तुम देखो ना, यहाँ पर भी इस चार्ज को ये जिस तरह से ट्रीट कर रहा है, उसी तरह से इस चार्ज को ये और ये ट्रीट कर रहा है, मतलब सेमी पोटेंशियल आने वाला है, साइमेट्री है पूरा का पूरा। अब सेमी पोटेंशियल आने वाला है तो वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो वर्क डन क्या होता है, क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल ही तो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क डन क्या आ गया, 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखो तुमसे बोल रहा है चार्ज Q2 इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ पे Q2 रखा हुआ है और रेडियस R है यहाँ पर ऐसे, और तुमसे बोला जा रहा है वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q1 वंस अराउंड द इक्विपोटेंशियल पाथ, तुमको पता है 0 आंसर आ जाएगा कि इक्विपोटेंशियल पे, तो तुम घूमते रहो इक्विपोटेंशियल पे, वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। देखो हमसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट V एट एनी पॉइंट इज 4x², हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है 1,0,2, तो पहले तो 0,2 का मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4x² केवल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है -dV/dx भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो पार्शियल का ज़रूरत तक नहीं है क्योंकि यहाँ पर केवल x में है, तो -d4x² कर लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और ये हो जाएगा वैल्यू कितना, -4 बाहर रख लो, ये 2x कर लो, 2x कर लो तो कितना हो गया, -8x हो गया, और उसकी भी बाद 1 रख दो यहाँ पे वैल्यू, तो -8 हो गया, लेकिन इससे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्सिस। देखो हमसे बोल रहा है कि बताइए कि कौन सा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए ज़्यादा कौन होगा कम होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ई फील्ड के डायरेक्शन में तो डिक्रीज होता है, तो ये सबसे कम पोटेंशियल का होगा, या उसके बाद ये सबसे ज़्यादा पोटेंशियल का होगा। हमसे बोल रखा है कि इस तरह से v एज ए फंक्शन ऑफ x y z दे रखा है अलग अलग, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 1 और 0 पे बताना है, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, करते हैं कैलकुलेट। तो वही बात है कि भाई इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना तुमको सिखाता हूँ, तो अभी इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन करना सीखो आराम से। तो देखो बच्चे, ऐसा करके होता है काम कि पहले हम लोग 6 है ना, 6xy, तो पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, -del v सॉरी माइनस, ऐसा कर लें, ऐसा करके del v/del x i कैप प्लस del v/del y
जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, और अब अलग अलग कर लेते हैं। तो माइनस तो ऐसे रहने देते हैं, देखो माइनस सब में ऐसे दे रखा है, और यहाँ पर अलग से लिख लेंगे इसको कि क्या हो जाएगा 6xy का क्या हो जाएगा। पहले हम यहाँ पे i का मॉल बनाते हैं, मतलब i को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर j को करेंगे प्लस कर लेते हैं, फिर j का आ जाएगा इतने दूर में मान लो, फिर इसके साथ और एडजस्ट कर लो, क्या आ जाएगा एक k का आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक में मान लो। तो x का क्या क्या आ जाएगा, x को डिफ्रेंशिएट करो तो x बचेगा ही नहीं, 6y बचेगा यहाँ पे, तो एक तो हो गया 6y। दूसरी बात यहाँ पर फिर से y का तो यहाँ पर ये तो एक तरह से इन दोनों का जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, x है ही नहीं। उधर आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, y का तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे y का क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और यहाँ पर y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2z बचेगा। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y को लेकिन बाकी सबको कांस्टेंट रखे हैं, y का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है ना, इसीलिए। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा k वाले केस में, तो एक कांस्टेंट जैसे तो कैंसिल कर देगा, पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, और यहाँ पे 2y बचेगा क्योंकि z का तो 1 होता है। तो अब क्या बचा, हमको निकालना किस पॉइंट पे 1 1 0, तो जहाँ यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे भी 1 रख दो, यहाँ तो 0 हो गया, ये ख़त्म हो गया, और यहाँ पे भी 1 रख दो, मतलब नीचे देखो क्या गया -6i कैप, फिर प्लस हो गया, और यहाँ पे 6 है -1 है, तो इसको 5 लिख देते हैं 5j कैप, और इसको यहाँ पे 2 लिख देते हैं 2k कैप, है ना। तो कितना आंसर आ रहा है, ये वाला दिख रहा है हमको, चलो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमारे लिए कह रहा है कि आपको इतने सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं, और ये 10 है, ये 20 है, 30 है, 40 है, तुम देखोगे ना हर बार ये भले 40 40 40 है, लेकिन हर बार ए से बी पे लाए हैं ना, हर बार ए से बी पे लाए हैं, तो 10 से 40 पे लाए हैं। अब 10 से 40 मतलब डेल्टा वी हर बार जो है सेम है। अब डेल्टा वी सेम है तो वर्क डन क्या होता है, क्यू इंटू डेल्टा वी होता है, मतलब सेम होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑल द केसेज वर्क डन इज द सेम। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग मिलते हैं फिर अगले बार नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए तो इतना ही करते हैं, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय।